हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने मटेरियल के कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन को देखा था कि अगर कोई भी मटेरियल है और उसे पहचानना है तो हम लोग किस रिप्रेजेंटेशन से पहचान सकते हैं। ये एक्चुअली क्या होता है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसे हम लोग आसानी से देखकर समझ सकते हैं कि ये कौन सा मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, आज हम लोग कट सेक्शन के बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग कट सेक्शन यानी कि कोई मटेरियल अगर ब्रेक कर रहा है या फिर उसको बीच से काटा जा रहा है तो वो किस तरह से दिखेगा, उसका क्रॉस सेक्शन किस तरह से दिखेगा, वो हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन है। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन ये सिंपली हम लोग समझ सकते हैं कि एक क्यूबॉइडिकल शेप का अगर कोई बॉडी है तो वो हमारा रेक्टेंगुलर उसका क्रॉस सेक्शन होगा। तो जनरली ये मेटल के लिए हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इसको ब्रेक किया जाए, अगर कोई क्यूबॉइडिकल शेप का अगर बॉडी है और उसको ब्रेक किया जाए, अगर कोई मेटल का ही अगर मान लेते हैं कि कोई टुकड़ा है, अगर उसको ब्रेक किया जाए तो उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर होगा। जैसे यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेक्शन का बात हो रहा है तो रेक्टेंगुलर होगा। अगर स्क्वायर सेक्शन होगा तो उसका सेक्शन कैसा दिखेगा, स्क्वायर दिखेगा। तो उसका जो कन्वेंशन है कुछ इस तरह से हम लोग एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे ये ब्रेक कर रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको हैचिंग से यहाँ पे इस तरह से शो कर रहे हैं। ये जो हैचिंग होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री के एंगल पे हम लोग यहाँ पे हैचिंग करते हैं। ये जो लाइंस होता है ये इक्वी डिस्टेंस पे होना चाहिए, मतलब एक दूसरे का पैरेलल होगा और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 2 mm से लेकर 3 mm तक हम लोग रखते हैं। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए तो ये देखने में बहुत अच्छा दिखेगा और साफ सुथरा दिखेगा। सबसे पहले ये बात बता देते हैं कि कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो किसी भी तरीके का मेजरमेंट वगैरह का जरूरत नहीं पड़ता है। जब एग्जाम में अगर पूछता है कि रेक्टेंगुलर सेक्शन किस तरह से दिखता है, रिप्रेजेंट करके बताइए, तो यहाँ पे हमको कोई मेजरमेंट वगैरह नहीं करना है, हम लोग को फ्री हैंड ही इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, स्केल्स वगैरह यूज कर सकते हैं, मिनी ड्राफ्टर यूज कर सकते हैं, लेकिन मेजरमेंट वैसा कोई करने का जरूरत नहीं पड़ता है। इसके बाद राउंड सेक्शन। तो राउंड सेक्शन से समझ में आ रहा है कि कोई हम लोग अगर रॉड है तो रॉड अगर ब्रेक करता है तो वो किस तरह से दिखेगा। ऑब्वियस से बात है कि अगर किसी रॉड को अगर हम लोग काट के देखते हैं बीच से तो वो उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो सर्कुलर होगा। जैसे कि यहाँ पे ये हमारे पास जो मार्कर है ये भी इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो सर्कुलर है। अगर हम लोग देखें तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है किस तरह से दिखेगा, ये एक सर्कल दिखेगा। तो यहाँ पे इसका कट सेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है, कन्वेंशन दिखाया गया है। तो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया और यहाँ पे इस तरह से हैचिंग किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पाइप या फिर ट्यूब। ठीक है, तो पाइप और ट्यूब ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है ये होलो ही होता है। ठीक है, यहाँ पे इसको इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो मटेरियल है बस इतना दूर तक ही है, इसलिए इसको यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक डिफरेंस होता है। एक्चुअली पाइप और ट्यूब जो है ये एक नहीं होता है, थोड़ा सा इसके बीच में डिफरेंस है। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं कि पाइप और ट्यूब को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जनरली जो पाइप होता है, ठीक है, इसको जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन ट्यूब का अगर बात करें तो यहाँ पे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो हमारा आउटर डायमीटर होता है, क्योंकि ट्यूब का जो थिकनेस होता है ये कम होता है और पाइप का जो थिकनेस होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो ट्यूब हम लोग जनरली ये बात करेंगे कि जहां पे जिसका मटेरियल जो है उसका जो थिकनेस है, अगर थिकनेस अगर कम होगा तो हम उसको ट्यूब बोलेंगे और पाइप जो है पाइप का थिकनेस थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर इसका अगर कट सेक्शन देखें तो हमको ये दिखेगा कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि यहाँ पे इसका जो सेंटर है वो सेंटर एक होगा, दोनों ही सर्कल का जो सेंटर होगा वो एक होगा। यहाँ पे इस तरह से इसका एक्सिस भी यहाँ पे ड्रॉ करके यहाँ पे दिखा दे रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे मटेरियल है तो मटेरियल टूट रहा है तो मटेरियल को हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हैचिंग करके दिखाना पड़ेगा। इसका ये मतलब है जहां पे हम हैचिंग किए इसका मतलब है कि यहाँ पे मटेरियल है और इसके अंदर में यहाँ पे मटेरियल नहीं है। ठीक है, तो जहां जिस पार्ट को हम लोग हैचिंग कर रहे हैं वहां पे उसमें हम लोग दिखा रहे हैं कि वहां पे मटेरियल है। नेक्स्ट हमारा है रोल्ड शेप।
ठीक है। बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं, मशीन पार्ट्स होते हैं जिनको हम लोग रोल्ड करके बनाते हैं, मतलब कि रोलर से पास करते हैं और उसके बाद उसको हम लोग स्ट्रक्चर देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो रेल होता है, ठीक है, जिसको हम लोग पटरी बोलते हैं, तो पटरी भी जो है वो उसको हम लोग क्या करते हैं, रोल्ड करके बनाते हैं। रोलर से पास करके हम लोग उसको क्या करते हैं, वहां पे उसको इस तरह का शेप देते हैं। तो ये जैसे टी सेक्शन है वो आई सेक्शन का होता है। तो यहाँ पे मैंने टी सेक्शन दिखाया। तो अगर ये ब्रेक करेगा तो हमको किस तरह से दिखेगा, इसको ये हमारा टी के शेप में दिखेगा, ठीक है। उसके बाद रेक्टेंगुलर वुड। तो अगर वुड है, लकड़ी है, तो लकड़ी का पहले ही हम लोग रिप्रेजेंटेशन देख चुके हैं। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप का है, इसलिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना है। और लकड़ी के लिए हम लोग यहाँ पे इस तरह से रिंग्स वगैरह बनाते हैं, यहाँ पे रिंग्स बनाते हैं। यहाँ पे फिर ये टीयर्ड शेप का हम लोग यहाँ पे इस तरह से प्रोजेक्शन बना देते हैं। तो ये समझ में आ जाता है कि ये जो मटेरियल है वो वुड का है और यहाँ पे इसका जो सेक्शन है वो कैसा है, वो रेक्टेंगुलर है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल थ्रेड। जैसे कि स्क्रू होता है, तो स्क्रू के ऊपर में एक्सटर्नल थ्रेडिंग बना होता है। तो यहाँ पे जैसे कि एक स्क्रू का कोई पार्ट है और इस पे एक्सटर्नल थ्रेड बना हुआ है, और इस एक्सटर्नल थ्रेड का जब हम लोग कन्वेंशन देखेंगे तो हमको कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर स्क्रू को अगर हम ध्यान से देखें तो एक कोर डायमीटर होता है, ठीक है, और एक जो होता है एक आउटर डायमीटर जिसको हम लोग नॉमिनल डायमीटर बोलते हैं। तो ये हमारा कोर डायमीटर हो गया और ये हमारा नॉमिनल डायमीटर हो गया। तो यहाँ पे दो लाइंस से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कि उस स्क्रू में एक्सटर्नल थ्रेडिंग बना हुआ है। एक्सटर्नल थ्रेडिंग को अगर हम लोग उसका क्रॉस सेक्शन से अगर देखना चाहें तो क्रॉस सेक्शन से हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो सर्कल ड्रॉ करेंगे। दोनों सर्कल जो होगा कॉन्सेंट्रिक रहेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा, यहाँ पे गैप होगा, ठीक है। ये इसलिए गैप यहाँ पे शो होता है क्योंकि जो थ्रेड है, थ्रेड स्टार्ट जब होता है तो थ्रेड कहीं ना कहीं से स्टार्ट होगा। एक हेलिकल पाथ बनाता हुआ वो थ्रेड जो है पूरे लेंथ में यहाँ पे इस तरह से एक हेलिकल पाथ बनाता है। तो ये पाथ कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट होगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह से ब्रेक करके दिखाते हैं कि यहाँ से पाथ स्टार्ट हुआ है, ठीक है। उसी तरह से जब इंटरनल थ्रेड का बात करेंगे, अगर हम लोग नट का बात करें तो नट में क्या होता है, इंटरनल थ्रेडिंग बना रहता है। तो अगर मान लीजिए कि ये नट का कोई पार्ट है और इसमें इंटरनल थ्रेडिंग बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा कि थ्रेडिंग जो होता है, थिकनेस कुछ मेटल का क्या होगा, थिकनेस होगा, उस नट का एक थिकनेस होगा और वहां पे उस थिकनेस पे उस मटेरियल के ऊपर में यहाँ पे इस तरह से थ्रेडिंग होगा। तो ये थ्रेडिंग जो होगा वो अंदर की ओर बना हुआ होगा। तो यहाँ पे जो थ्रेडिंग है इसको हम लोग यहाँ पे डबल लाइन से शो किए हुए हैं, यानी कि ये जो है ये मटेरियल का एक अपना थिकनेस होगा, जो नट है नट का एक थिकनेस होगा और उसी मटेरियल के ऊपर में, ठीक है, उसके ऊपर में ही यहाँ पे इंटरनल थ्रेडिंग बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे इसको डबल लाइन से हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं कि यहाँ पे थ्रेडिंग। अगर इसको हम लोग साइड से मतलब अगर इसको हम लोग साइड से देखें, अगर स्क्रू हमारा इस तरफ से है, ठीक है, ये हमारा फ्रंट व्यू है और इसको हम इधर से देखेंगे तो यहाँ पे ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड भी हम लोग को किस तरह से दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे जो नट का जो क्रॉस सेक्शन है, अगर मान लीजिए सर्कुलर ही हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये सर्कुलर होगा और यहाँ पे भी इस तरह से, यहाँ पे ये कंप्लीटली सर्कल नहीं होगा, ये जो अंदर वाला जो सर्कल है ये कंप्लीट नहीं होगा, ये यहाँ से इस तरह से बना रहेगा। तो हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्सटर्नल थ्रेड और इंटरनल थ्रेड को। कहीं पे भी अगर इस तरह का अगर हम लोग को रिप्रेजेंटेशन दिख जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे इंटरनल थ्रेडिंग बना हुआ है और यहाँ पे एक्सटर्नल थ्रेड बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद स्लोटेड स्क्रू थ्रेड। यहाँ पे एक स्क्रू है जो कि जिसपे एक्सटर्नल थ्रेड बना हुआ है और इसका जो हेड है उस पे एक स्लॉट बना हुआ है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको यहाँ पे सिर्फ इसका हेड को दिखाना है, ठीक है, इसके हेड को रिप्रेजेंट करना है। तो उसके हेड को जब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हम क्या बना है, एक स्लॉट बनाया है और ये जो स्लॉट हम लोग बनाते हैं यहाँ पे ये डबल लाइन से दिखाएंगे, दोनों ही लाइन पैरेलल होगा और 45 डिग्री पे बना हुआ होगा, ठीक है। हॉरिजेंटल से ये जो लाइन होगा ये 45 डिग्री के इंक्लिनेशन पे होगा। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बेयरिंग। ये बेयरिंग जो है हम लोग हर जगह इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो साइकिल हो, चाहे मोटर का कोई पार्ट हो,
हमारा पंखा हो, कहीं पे भी जो है हम लोग बेयरिंग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जो है ये शाफ्ट को सपोर्ट करता है। ठीक है, शाफ्ट को रोटेशन मोशन लेने के लिए और साथ ही साथ जो भी उस पे लोड है, इन दोनों के लिए ये क्या करता है, बेयरिंग जो है सपोर्ट करता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो यहाँ पे बेयरिंग जो है, बेयरिंग बहुत टाइप्स के होते हैं, हमें इतना नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग, ठीक है, इन दोनों के बेयरिंग इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो जनरली इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। बेयरिंग जो है यहाँ पे बॉल बेयरिंग और जो हम लोग रोलर बेयरिंग बोल रहे हैं, ये एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन बेयरिंग भी होता है, लेकिन उसके बारे में यहाँ पे कोई भी चर्चा नहीं है, और हम लोग यहाँ पे सिर्फ बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो बॉल बेयरिंग में क्या होता है कि यहाँ पे जो बेयरिंग कंपोनेंट है वो यहाँ पे बॉल्स होता है। ठीक है, स्टील के बॉल्स होते हैं यहाँ पे इस तरह से बॉल्स मैंने दिखाया है। और रोलर बेयरिंग में क्या होता है, बॉल्स के जगह पे रोलर होता है। रोलर कुछ इस तरह से दिखेगा। रोलर जो है यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप का इस तरह से रोलर होता है, यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप का यहाँ पे रोलर होता है। तो रोलर बेयरिंग का इस्तेमाल हम लोग जनरली वहां पे करते हैं जहां पे बहुत ज्यादा हैवी लोड हम लोग को बियर करना होता है। अगर ट्रक के डिफरेंशियल में अगर हम लोग वहां पे देखें तो वहां पे भी हम लोग को इस तरह से बेयरिंग जो है दिख जाएगा, क्योंकि वहां पे भी इसको बहुत हैवी लोड यहाँ पे सहना पड़ता है। जो रियर एक्सल जहाँ पे होता है वहां पे हमको इस तरह का बेयरिंग यहाँ पे दिख जाएगा। तो दोनों ही बेयरिंग के लिए, बॉल बेयरिंग हो चाहे रोलर बेयरिंग हो, दोनों ही बेयरिंग के लिए हम लोग यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा शाफ्ट है, यहाँ पे ये जो बीच में दिख रहा है ये शाफ्ट है, और ये शाफ्ट जो है ये बेयरिंग के सपोर्ट में है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बेयरिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है हमारा टेंशन स्प्रिंग। तो स्प्रिंग जो है, हेलिकल स्प्रिंग होता है, लीफ स्प्रिंग होता है। तो हेलिकल स्प्रिंग में दो तरह का स्प्रिंग होता है, एक टेंशन स्प्रिंग होता है और दूसरा जो है वो कंप्रेशन स्प्रिंग होता है। तो यहाँ पे मैंने टेंशन स्प्रिंग दिखाया है। तो टेंशन स्प्रिंग में क्या होता है, जब उसको हम लोग खींचते हैं तो वहां पे स्प्रिंग इफेक्ट वहां पे देखने के लिए मिलता है। तो टेंशन स्प्रिंग का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, जो वेट बैलेंस होता है, तो वेट बैलेंस में हम लोग टेंशन स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल अगर जानना है तो जो साइकिल का स्टैंड होता है या फिर बाइक का जो स्टैंड होता है वहां पे भी जो स्प्रिंग लगा रहता है वो टेंशन स्प्रिंग होता है। कंप्रेशन स्प्रिंग जनरली हम लोग शॉक एब्जॉर्बर में देख सकते हैं। बाइक में ही जो शॉक एब्जॉर्बर होता है वहां पे कंप्रेशन स्प्रिंग होता है। तो यहाँ पे टेंशन स्प्रिंग के लिए मैंने यहाँ पे प्रोजेक्शन कन्वेंशन दिखाया है। तो अगर इस तरह से अगर ड्राइंग करें तो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो शॉर्ट में अगर इस चीज को अगर ड्रॉ करना है तो वहां पे हम लोग कन्वेंशन के थ्रू यहाँ पे दिखाते हैं। तो कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन का एक फायदा और है कि अगर किसी भी कंपोनेंट को बहुत ही जल्दी अगर हम लोग को रिप्रेजेंट करना है तो वहां पे हम इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो यहाँ पे स्ट्रेट नर्लिंग, तो स्ट्रेट नर्लिंग को दिखाने के लिए, एक्चुअली नर्लिंग क्या होता है, किसी कंपोनेंट में अगर हमको ग्रिप बनाना है, जैसे कि हैंडल्स और जो हमारा लीवर्स होता है, हैंड लीवर होता है, तो वहां पे आप फुट लीवर भी देखे होंगे। तो वहां पे क्या होता है, उसमें ग्रिप बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह से ग्रूव बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है नर्लिंग। अगर ये लाइंस अगर स्ट्रेट है तो इसको हम लोग स्ट्रेट नर्लिंग बोलेंगे, और यहाँ पे अगर डायमंड शेप का अगर बना हुआ है तो इसको हम लोग डायमंड नर्लिंग बोलेंगे। ठीक है, तो डायमंड नर्लिंग आप लोग ये देखे होंगे, जो बाइक का जो ब्रेक होता है, ठीक है, बाइक का जो ब्रेक होता है वहां पे जनरली देखने के लिए मिल जाता है। और जो उसका गियर शिफ्ट करने का जो लीवर होता है वहां पे भी देख सकते हैं कि वहां पे भी इस तरह से नर्लिंग किया हुआ रहता है। तो अगर कहीं पे नर्लिंग किया हुआ है तो उसको पूरा शाफ्ट में इस तरह से हमको नहीं दिखाना पड़ेगा, सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन में अगर हम इस तरह से स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर दें तो समझ में आ जाएगा कि ये स्ट्रेट नर्लिंग किया हुआ है। और अगर डायमंड नर्लिंग है तो थोड़ा सा ही पोर्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायमंड नर्लिंग दिखा देंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे डायमंड नर्लिंग किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे काउंटर संक और काउंटर बोर। ठीक है, तो जब हम लोग फास्टनिंग करते हैं, फास्टनिंग का मतलब होता है दो कंपोनेंट को आपस में जोड़ना। ठीक है, तो जनरली स्क्रू से अगर हम लोग दो कंपोनेंट को अगर जोड़ रहे हैं, जनरली ये आप लोग कहाँ पे देखे होंगे, जो बेंच होता है तो बेंच में देखे होंगे कि बेंच
में जो स्क्रू होता है, तो स्क्रू को क्या किया जाता है, उसके अंदर में उस तरह से जोड़ा जाता है, स्क्रू जॉइंट वहां पे होता है। तो यहाँ पे काउंटर संक और काउंटर बोर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। काउंटर संक और काउंटर बोर इसलिए वहां पे फायदेमंद है क्योंकि क्या होगा कि अगर वो स्क्रू का जो हेड है अगर वो निकला हुआ रहेगा तो जिसके कारण से हो सकता है कि इंजरी हो सकती है, ठीक है। अगर कोई बच्चे हैं तो उसको हो सकता है कि वहां पे हाथ में कट लग सकता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे कॉनिकल शेप का यहाँ पे इस तरह से कोन प्रोवाइड किया जाता है। ये जनरली जो 60 डिग्री का इंक्लूडेड एंगल यहाँ पे बनाता है, ये जो है यहाँ पे 60 डिग्री का इंक्लूडेड एंगल यहाँ पे बनाता है। और यहाँ पे ये पूरा का पूरा स्क्रू जो है, स्क्रू का अगर हेड देखेंगे तो स्क्रू का हेड भी इस तरह से होता है, स्क्रू का हेड जो है कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये भी कॉनिकल शेप का होता है। तो ये पूरा का पूरा अंदर की ओर डूब जाता है। अगर मान लीजिए ये लकड़ी का पोर्शन है, ये लकड़ी का सरफेस है, तो ये पूरा का पूरा जो इसका हेड है ये इसके अंदर में क्या होगा, डूब जाएगा। इसलिए देखिए काउंटर संक, संक मतलब क्या होता है, डूबा हुआ। तो ये पूरा का पूरा अंदर डूब जाएगा, तो यहाँ पे जो इंजरी का चांसेस है वो नहीं होता है। तो इस तरह का अगर शेप दिखेगा तो उसको बोलेंगे काउंटर संक। और अगर यहाँ पे ये कोनिकल ना बन के यहाँ पे अगर ये स्ट्रेट बना हुआ रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है एकदम स्ट्रेट बना हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे काउंटर बोर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो भी हेड होगा तो ये भी क्या होगा, इसके अंदर में यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। इसका अगर हम लोग टॉप साइड व्यू अगर देखेंगे तो साइड व्यू में हम लोग को इस तरह से दिखेगा। एक बाहर का जो ये जो पॉइंट है, ये दो एज जो है, ये एक सर्कल हमको यहाँ पे दिखेगा। और एक ये जो पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है, ये एक इनर सर्कल दिखेगा, ठीक है। इसमें भी हमको दो सर्कल दिखेगा, एक ये एज का सर्कल दिखेगा बाहर वाला, और एक ये एज का सर्कल दिखेगा हमको अंदर, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये सारे कंपोनेंट को हम लोग कन्वेंशन शो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है स्प्लाइन शाफ्ट। तो शाफ्ट एक्चुअली इसका लेंथ होता है, ठीक है। ये इसका लेंथ है, जैसे ये मान लीजिए कोई शाफ्ट है, ये इसका लेंथ है और ये इसका क्रॉस सेक्शन है। तो यहाँ पे मैंने इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया। अगर इसका लेंथ देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से रहेगा। तो ये जो प्रोजेक्शन है ये थ्रू आउट द लेंथ होता है, ठीक है। तो स्प्लाइन शाफ्ट जो है इसका जो यूज है, आप लोग जब आगे क्लच के बारे में पढ़िएगा तो वहां पे क्लच में स्प्लाइन शाफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं कहीं कपलिंग के लिए भी हम लोग स्प्लाइन शाफ्ट का वहां पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो प्रोजेक्शन है, सॉरी इसका जो कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन कुछ इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक दो सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है वहां पे हम एक प्रोजेक्शन दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेरेटेड शाफ्ट। तो सेरेटेड शाफ्ट में एक्चुअली उसी तरह से रहता है, लेकिन यहाँ पे जो इसका प्रोजेक्शन होगा ये कॉनिकल होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये कॉनिकल, यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन कैसा है, ये कॉनिकल है। तो इस तरह से ही इसका भी लेंथ होगा और यहाँ पे जो प्रोजेक्शन होगा ये कॉनिकल होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे सेरेटेड शाफ्ट, ठीक है। तो इसका जो कन्वेंशन है ये कुछ इस तरह से, यहाँ पे इसके हेड पे हम लोग यहाँ पे ऊपर साइड हम लोग क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे कॉनिकल शेप को दिखा दे रहे हैं। तो यानी कि ये जो है ये सेरेटेड शाफ्ट है। उसके बाद चेन व्हील। तो चेन व्हील जो है वो हम लोग देखे हैं, चाहे वो साइकिल हो चाहे वो बाइक हो, तो वहां पे हम लोग इसको देखते हैं चेन व्हील को। तो इसको हम लोग स्प्रोकेट भी बोलते हैं, ठीक है, चेन एंड स्प्रोकेट। तो वहां पे जो चेन व्हील होता है उसको स्प्रोकेट भी बोलते हैं। तो ये सभी लोगों ने देखा है, ठीक है। साइकिल का जहां पे पैडल होता है तो वहां पे भी होता है, और जहां पे पीछे साइड जो हमारा चक्का होता है वहां पे भी हम लोग को ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो लेंथ नहीं होता, यहाँ पे एक डिफरेंस है। ये दोनों सेम दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि इसका लेंथ नहीं होता है, एक प्लेट जैसा दिखता है। और इस पे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस तरह से नोकीला बना हुआ रहता है, यहाँ पे इस तरह से प्रोजेक्शन होता है। तो इसका जो कन्वेंशन है कुछ इस तरह से, तो ये हम लोग को ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद वाल्व। तो वाल्व बहुत तरह का वाल्व होता है। तो हम लोग यहाँ पे किसी तरह का अगर वाल्व होगा तो वहां पे इसका रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। उसके बाद लास्ट हमारा जो है ये है टेपर। तो टेपर हम लोग को पता रहता है कि अगर यूनिफॉर्मली अगर किसी का लेंथ, अगर लेंथ के अकॉर्डिंग अगर किसी का डायमीटर अगर घट रहा है
या फिर बढ़ रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो सेक्शन है ये टेपर्ड सेक्शन है। और टेपर्ड सेक्शन को दिखाने के लिए हम लोग इस तरह का रिप्रेजेंटेशन जो है, कन्वेंशन जो है, हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो ये कंप्लीट जितना भी मशीन कंपोनेंट था या फिर उस पे जो भी सेक्शन वगैरह जो भी था, तो सबका हम लोग ने कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन देखा, उसका कन्वेंशन देखा। तो इसे करना क्या है कि सिंपली हम लोग को जो भी ड्राइंग शीट होगा, तो ड्राइंग शीट में बहुत ही नीट एंड क्लीन हम लोग को इसको ड्रॉ करना है। एक तरफ हम लोग को क्या करना है, टाइटल लिखना है, एक्चुअल प्रोजेक्शन एंड सेक्शन, और दूसरे मतलब लास्ट कॉलम जो बनेगा वो कन्वेंशन का बनेगा। और बहुत ही नीट एंड क्लीन बनाना है, फ्री हैंड से बनाना है और डार्क पेंसिल का इस्तेमाल करना है। और कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम इरेजर का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि एक सीट पे अगर हम लोग बना दिए उसके बाद सोच रहे हैं कि उसको हम लोग इरेज करके फिर से उस पे बनाएंगे, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो उसका जो निशान है वो उस पे रह जाता है, उसका लेज जो है वहां पे छूट जाता है, तो वो फिर धीरे धीरे गंदा दिखने लगता है। तो कोशिश यही रहेगा कि मिटाने का जरूरत ना पड़े, ठीक है। हम लोग सही सही बनाएंगे और बहुत ही आसान है, ठीक है।